हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 3 की कॉपी टीआई के थ्रू हमारे पास काफ़ी आ गई है, जिसके बेसिस पे मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक कॉपी दिखाई थी आपको, दो एस्पिरेंट की कॉपी दिखाई थी जिन्होंने 80-80 नंबर 100 में से स्कोर किए थे। ठीक है, उसमें मैंने टॉपिक भी एक्सप्लेन किया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्चुअली में है क्या, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए थी उसके अंदर। साथ ही साथ हमने प्रेसी भी देखा था कि क्या पूछा गया था और इन लोगों ने कैसा लिखा कि इन्हें इतने अच्छे नंबर मिले प्रेसी में भी। राइट। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में पहली चीज़ तो हम सिर्फ एसए के बारे में बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट असेसमेंट। यहाँ पे मैं 3 एस्पिरेंट की कॉपीज आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये आपके ऊपर, आपको जज करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना सोचा कि किस एस्पिरेंट को कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे। होता है क्या है ना, हमें जब पहले से मार्क्स पता होते हैं तो हम चीज़ों को उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं। कोई गलत लिख रहा है तो उसे भी हम मानते हैं कि अच्छा लिखा है। राइट। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता दूंगा कि टॉपिक क्या है हमारा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या होता है, वरना वो प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें अच्छे से बताया है। बाकी उसके बाद मैं 3 कॉपीज रीड करूंगा आपके सामने। ठीक है, आपको मन मन में तीनों को मार्क्स देने हैं और उसके बाद फाइनली मैं तीनों के एक्चुअल मार्क्स दिखाऊंगा कि उन्हें कितने कितने नंबर मिले हैं चेकिंग के बाद। फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज रहते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से कि यार बहुत ही मतलब एक बार 70 नंबर आ गए, एक बार 40 नंबर आ गए। जब 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 70 नंबर मिल गए, जब 60 एक्सेप्ट मान के चल रहे थे कितने आएंगे लगभग, तो 40 नंबर आ गए, 35 नंबर आ गए। और CHSL 2019 के रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे लोग थे टीयर 1 के अंदर 200 में से 195 नंबर लेके आ रहे हैं, टीयर 2 में सिर्फ 40 नंबर आ गए, तो वो सिलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। तो डिस्क्रिप्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। CHSL में तो खास तौर पे, CHSL में तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है डिस्क्रिप्टिव। और CGL में भी 100 नंबर का पेपर डिस्क्रिप्टिव का होता है और इससे आपके रैंक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। राइट। तो वो सारे सवाल हमारे पास रहते ही हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्टिव कॉपीज की तो जरूर देखें, बहुत सारी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें डेमो सेट की फाइल डाउनलोड करने के लिए, जिससे आप उस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि EIA है क्या, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। ठीक है, ये स्टडी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की कि हम उसका इम्पैक्ट जान पाए, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा। अब इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके क्या कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है जिससे कि हम एनवायरमेंटल को सेव कर सकें अपने। ठीक है, कम इम्पैक्ट पड़े एनवायरमेंट पर, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं हमें पता है जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उससे पॉल्यूशन निकलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब वो इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप की जा रही है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, बाकी लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आसपास की पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा डैमेज होगा, या पोल्यूशन अगर उस रीजन में है और पोल्यूशन ज़्यादा तो उससे उस रीजन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती हैं। तो ये देखा जाता है कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इसके कोई भी प्रोजेक्ट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या क्या होंगे, और क्या ऐसा तरीका है हमारे पास कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम मिटिगेट कर सकें, मतलब इंडस्ट्री को यहाँ की जगह कहीं और सेटल कर सकें, ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर करी जा सकें, या फिर कुछ इतने जो भी चीज़ें हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इनिशियल लेवल पे जो असेसमेंट होता है वही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिसीजन मेकिंग टूल EIA कंपेयर्स वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अ प्रोजेक्ट एंड सीक्स टू आइडेंटिफाई द वन व्हिच रिप्रेजेंट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करें तो जनवरी 1994 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 promulgated promulgated an EIA notification making environmental clearance mandatory for expansion or modernization of any activity or for setting up new projects listed in schedule 1 of the notification। ठीक है, 1994 में ठीक है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी कर दिया कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि शेड्यूल 1 में थे नोटिफिकेशन के। ठीक है, उसकी बहुत सारी कंडीशंस थी कि कौन सा प्रोजेक्ट इस क्लियरेंस के अंदर आना चाहिए कौन सा नहीं, बट हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक समझना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, और बाकी सारी चीज़ें कि इसका प्रोसेस क्या होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आखिर चीज़ें क्या क्या देखी जाती हैं। प्रोसेस में होता है हमारा स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, रिव्यू ऑफ EIA, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट मॉनिटरिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है पहले प्रोजेक्ट आया, देखा कि EIA के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है तो इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमारे पास स्क्रीनिंग में आ गई। कितना टाइम लगेगा, या एक इनिशियल फेस में जो स्क्रीनिंग होगी किसी भी प्रोजेक्ट की, मोटी मोटी चीज़ें देख ली उसके बारे में। फिर स्कोपिंग हो गया कि कितने टाइम में ये जो पूरी पूरी प्रोसेस हमें EIA कंप्लीट करना है, असेसमेंट कितने टाइम में होगा, वो सारी चीज़ें देख ली। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, स्कोपिंग में ही हम ये भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, ब्रॉड पिक्चर हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें एनालिसिस करना है।
फिर उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस में क्या करेंगे, इम्पैक्ट का एनालिसिस करेंगे, इस प्रोजेक्ट के होने के बाद इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के आसपास के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस इम्पैक्ट्स को, जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, से मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, और फिर कंसर्न अथॉरिटीज पर, डिसीजन मेकर्स के पास वो रिपोर्ट भेजी जाती है, उसकी समरी क्रिएट की जाती है, फिर डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर, और डिसीजन लेने के बाद ये फाइनल हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट पास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है, उसे क्लियरेंस मिला है या नहीं मिला, ठीक है। अगर क्लियरेंस मिल जाता है तो पोस्ट मॉनिटरिंग भी होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जब बना तो ये प्रपोज किया कि पोल्यूशन लेवल इतने होंगे, इतना इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा, फाइनली ये भी देखना होता है कि उसके बाद भी क्या ये सेम स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस के लिए फाइल दी गई उसमें अलग चीज़ें थी और फाइनली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एमिट किया जा रहा है, ठीक है, पोल्यूटेंट्स। तो ये सारा प्रोसेस हमारा ईआई का होता है। तो आपको समझ आ गया होगा ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, ठीक है। अब एक एक करके सारे की सारी कॉपीज हम देखेंगे। जो टॉपिक था हमारा वो एग्जैक्टली ईआईए नहीं था, हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ ईआईए, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की कॉपी दिखाता हूँ। टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसमें इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंस भी पूछ रहा है तो हमें ये टॉपिक तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्चुअली है क्या, तभी तो हम उसकी नीड के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता पाएंगे। और अगर इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो थोड़ा हम फीडबैक भी देते हैं कि इसे ऐसे इंप्रूव किया जा सके, या फिर इसमें ये प्रोसेस में थोड़ा सुधार लाया जा सके, या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कब से ये चीज़ देखी जा रही है। तो ये मेजर चीज़ें हैं कि अगर टॉपिक के बारे में किसी बंदे को पता तो वो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करेगा। वरना अगर आप जनरिक भी लिखते हो तो जनरिक पे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है और इंपॉर्टेंस में आपको टॉपिक से समझ आ रहा है कि इन्वायरमेंटल पे कोई भी चीज हो रही है उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसकी महत्व क्या है, इंडिया में क्यों जरूरी है वो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, इन्वायरमेंट इज द स्पेस अराउंड अस इन विच वी आर लिविंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ह्यूमंस आएगा, humans live in harmony with nature, but now due to increase in greediness of human for natural resources, the loss to environment is increasing day by day. So to diminish this loss, government from time to time have made environmental protection laws, and in this direction government also made the environment impact assessment report compulsory for every project which affects environment, ठीक है। तो पहले ग्राफ में इन्होंने ये कहा कि इन्वायरमेंट क्या है, ये वो स्पेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बहुत सालों से ह्यूमंस नेचर के हार्मनी में रह रहे थे, बट जैसे जैसे उनकी ग्रीडीनेस बढ़ती रही तो अपने फ़ायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होने लग गया हमारा, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पॉलिसीज भी बनाई है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज बनाए हैं, और अब जो भी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कंपलसरी कर दी है, ठीक है। एक रफ आइडिया इन्होंने दिया। इन दिस रिपोर्ट देयर इज डीप कंसल्टेशन फ्रॉम बॉटम टू द टॉप विद एवरी स्टेक होल्डर्स। जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन्स हैं, जो आसपास के लोग रह रहे हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स का काम करेंगे। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड जो हमारे पास जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो रिपोर्ट्स देखेंगे, डिसीजन लेंगे फाइनली, वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। इन दिस रिपोर्ट देयर इज डीप कंसल्टेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप विद एवरी स्टेक होल्डर, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर सभी लोगों से कंसल्ट किया जाता है जिस जो भी इस प्रोजेक्ट से इफेक्ट होंगे। ऑल्सो लोकल कम्युनिटीज आर गिवन अ से इन दिस असेसमेंट बिकॉज दे आर द पर्सन हु आर मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू एनी प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लोकल पर्सन्स की भी सलाह ली जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पर पड़ने वाला है। दिस रिपोर्ट टेक्स इन टू अकाउंट द एवरी इम्पैक्ट दैट इज मेड ऑन एनवायरमेंट बाय अ गिवन प्रोजेक्ट एंड देन एज पर द कंसर्न्स ऑफ एवरी स्टेक होल्डर सुटेबल एक्शंस आर टेकन। Now, but nowadays, government is not taking EIA so much seriously, and many projects are given approval without the consultation, mainly during the pandemic. ठीक है, कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रही है को, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया विदाउट ड्यू कंसल्टेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। To protect environment, Supreme Court in the MC Mehta versus Union of India case gave the judgment which leads to the creation of National Green Tribunal in 2005,
which is now which now is the protector of environment and also contributes to the assessment of every project in the country। तो इन्होंने एक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कोर्ट केस के बारे में बताया कि उसमें कोई जजमेंट हुई होगी जिसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, जो कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को जो प्रोटेक्टर है सारे के सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स की, प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टर की तरह वो कंट्रीब्यूट करता है। So EIA is very important for India because it takes the laws that every project made to environment, and as per this proper compensation should be given to affected people. For example, the Sardar Sarovar Dam in Narmada district of Gujarat has large ecological effects which harm the environment and also leads to displacement of local tribal people, but still these people are not properly compensated and also not rehabilitated. Also, many projects in Aravalli Hills leads to destruction of ecological sensitive zones. So to stop this, it is very important to have proper environmental impact assessment. Also, government should also have to work in this direction so EIA can be further strengthened and wider participation of people can happen and the damage to the environment can be minimized. तो इन्होंने पहले तो ये बताया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, ठीक है, और किस तरह से लोग अपनी ग्रीननेस की वजह से इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट बनाना कंपलसरी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे, ठीक है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना, जिसमें कंसल्ट किया जाता है सारे स्टेक होल्डर से, और अगर सारी चीज़ें ठीक हों तो उन्हें प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। उसके बाद क्या आता है कि रिपोर्ट क्या अपने अकाउंट में लेता है कि जो प्रोजेक्ट है उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे और स्टॉक होल्डर्स पे। आगे इन्होंने कहा कि अभी कोविड की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो विदाउट ड्यू कंसल्टेशन उन्हें अप्रूवल दे दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट की गई 2005 के अंदर, और ये प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को ये अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में सेटल होना पड़ता है, उन्हें जगह सही तरह से कंपनसेशन नहीं दिया जाता, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, तो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने इसके बारे में बताई, एक दो एग्जांपल्स बताई जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इकोलॉजिकल बैलेंस का, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और कहा कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए और पीपल का वाइडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सके। मुझे ओवरऑल ज़्यादा कुछ कमी इसमें नहीं लगी, बट यहाँ पे इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल ये ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जा रहा, बिना गवर्नमेंट के बिना ड्यू कंसल्टेशन के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बोल सकते हैं, ऐसा होता भी है, आप सभी लोगों को पता है, बट ये ज़्यादा बुराइयाँ करें तो सही नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ओवरऑल इन्होंने लिखा, मुझे ठीक लगा, ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं है, थोड़े थोड़े छोटे मोटे सभी करते हैं। हमने 80 नंबर एक एस्पिरेंट जिनके 45 नंबर थे 85 में से, उन्होंने भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए थे, तो ये इन्होंने लिखा है। अब हम नेक्स्ट एस्से की तरफ चलते हैं। इनके मार्क्स आप अपने दिमाग में लगा लो कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक, पीपल पार्टिसिपेशन एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर, ठीक है, और ये फीडबैक में भी हमेशा कहा जाता है कि पीपल का पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो अफेक्टेड लोग हैं वो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बना रहे थे उसके आसपास के रहने वाले लोग ही हैं, ठीक है, और उनकी राय मांगी जाती है जब भी असेसमेंट रिपोर्ट होती है कि उनका क्या मानना है। अब एक और पर्सन की कॉपी है, इन्होंने क्या लिखा है, टुडे वी हैव पोल्यूटेड आवर एनवायरनमेंट टू सच एन हाईली एक्सटेंट दैट इट सीम्स वी आर लिविंग ऑन अ डाइंग प्लैनेट, वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, so we need an assessment of impact of human activities on the environment। ठीक है, हम एक polluted environment में रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम एक dying planet के अंदर रह रहे हैं, और हमें अपने environment को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। और हमें ज़रूरत है असेसमेंट की, इम्पैक्ट की, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रही है एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसका। There are many causes of environment pollution like air pollution caused by emission of harmful gases from vehicles and industries, burning of fossil fuels,
forest fire, etc., water pollution caused by industries, influence discharged in the river, etc. Rapid population growth also affects environment badly because environment has limited resources which could not meet the requirement of the people. ठीक है, तो इन्होंने पोल्यूशन के बारे में बताया कि किन किन चीज़ों से पोल्यूशन हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है, और उसके रीजन क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के इफ्लुएंट्स हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं रिवर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पोल्यूशन के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें बताई। इफ़ वी वांट टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ, देन environmental impact assessment becomes important. We need to assess the air pollution so that government can restrict industries to cause less air pollution. We need to assess the level of water pollution so that government can issue guidelines to the industries that are discharging their waste in the river, and government can also set up recycling centers according to the assessment of the water pollution. ये आगे कहते हैं कि अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, हमें एयर पोल्यूशन को असेस करना चाहिए सो डैट गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर सके जो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर रही हैं। ठीक है, हमें वाटर पोल्यूशन को असेस करना चाहिए जिससे कि हम उन इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ जो रिवर्स के अंदर अपने पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही इन्होंने बाकी चीज़ें बताई। वी नीड टू असेस द every impact of human activities created on environment so that according to assessment report government can take some action to curb the impact of human activities. जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज हो रही हैं हमें उसे असेस करना चाहिए जिससे कि उसे कर्ब किया जा सके अगर उसका इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू कीप द इन्वायरमेंट सेफ लाइक स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जल शक्ति अभियान, एक्सेट्रा. Our commitment and efforts are also required to keep our environment safe. By keeping the environment safe, we are leaving a good place to live for our future generations. Save the environment for the better tomorrow. देखो, अगर मैं ओवरऑल देखूँ इन्होंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में तो बहुत ही रेयर चीज़ें बताई। इनका मेन टारगेट पोल्यूशन के ऊपर था कि पोल्यूशन किस तरह से हमारा जो देश है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है और क्यों हमें इन्वायरमेंटल मतलब हमें असेसमेंट की ज़रूरत है हर एक लेवल पे कि एयर पोल्यूशन असेस किया जाए, वाटर पोल्यूशन असेस किया जाए। ठीक है, और ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी है उसका असेसमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। बट ओवरऑल अगर मैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में देखूँ तो बहुत ज़्यादा जो हमने चीज़ें देखी थी कि हिस्ट्री क्या है वो उसके बारे में इन्होंने कोई इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में कुछ ऐसा एज सच नहीं बताया। बाकी ओवरऑल राइटिंग स्किल्स इनकी अच्छी हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट फ्लो में इन्होंने पूरा का पूरा लिखा है अपना, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं है इतनी। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देख रहा, मैं एक फ्लो में रीड कर रहा हूँ, जो दिमाग में दिखते ही आ जाती है तो वो हम बोलते हैं। बाकी ऐसा कोमा कहाँ लगाया नहीं लगाया वो सारी चीज़ों पर नहीं जा रहे बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि जो इवेल्युएटर है वो भी ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखेगा। अगर उसे पढ़ते टाइम चीज़ें समझ आ रही हैं तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वो एक एक कमियाँ निकालने नहीं बैठा यहाँ पे कि यहाँ पे फुल स्टॉप में यहाँ पे कोमा आना चाहिए, यहाँ पे ओ कैपिटल होना चाहिए, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, चलेंगे आगे। आगे हमारे पास थर्ड कॉपी है। इन्होंने लिखा है और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री देयरफॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ubiquitous in India. Umpteen development projects are being carried out even in the toughest terrains. This development, however, is being done at the cost of our precious environment. Therefore, environmental impact assessment India holds a huge significance so that the development and environment do not become antagonists of each other and but rather synchronized to each other. ठीक है, बहुत अच्छा मुझे पहला पैराग्राफ इनका लगा। इन्होंने कहा इंडिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इन्होंने कहा हमारी जो कंट्री है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैरी किए जा रहे हैं इवन इन द टफेस्ट ट्रेन, मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत मुश्किल है रहना, बहुत उबड़ खाबड़ सी ज़मीन है। दिस डेवलपमेंट हाउएवर इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ अवर प्रीशियस इन्वायरमेंट। लेकिन जो डेवलपमेंट किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है हमारे प्रीशियस इन्वायरमेंट के कॉस्ट में, मतलब कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट से हमारा इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, Therefore, environmental impact assessment in India holds a huge significance so that the
डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट डू नॉट बिकम एंटागोनिस्ट। तो इसलिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि जो ये डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट को भी नहीं रोका जा सकता और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, तो ये दोनों जो प्रतिक्रिया है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट ना बन जाए। एंटागोनिस्ट का मतलब एक दूसरे के विपरीत ना हो जाए। जैसे अगर हम मूवीज देखते हैं, एक होता है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट बोलते हैं विलन को, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ना हो जाए, ठीक है, एक दूसरे की खिलाफत में ना हो जाए, बट रेदर सिंक्रोनाइज टू ईच अदर, ठीक है, जो हम डेवलपमेंट करें वो इन्वायरमेंट को भी कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे के सिंक में चलें दोनों की दोनों चीजें। आगे कहते हैं, इफ वी टेक द रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट लेड टू सेवरल हेल्थ हैजार्ड्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन यूरोप, and in the present context where India is also developing at a very rapid rate, the assessment of the environmental impact assessment is a necessity। अब इन्होंने एक एग्जांपल के साथ समझाया कि अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रेफरेंस ले लें, वहां पे बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हुए और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ यूरोप के अंदर, ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चले जाएं तो अब इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे भी डेवलप ऑल्सो इंडिया भी एक रैपिड रेट से डेवलप कर रही है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक नेसेसिटी बन चुकी है। नोट जस्ट दिस, द ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग टू बिकम अ ह्यूज थ्रेट फॉर इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर। India is surrounded by the Himalayas in the north and Indian Ocean in the south. Global warming can significantly increase the rate of melting of the ice and can result into floods and therefore can increase the sea level, resulting in the sabotage of the coastal areas। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस पैराग्राफ की बात करें, थोड़ा सा इरेलीवेंट मुझे ज्यादा लगा ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूरा ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन कर दिया। आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में लिख रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड में खत्म किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने लिखा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बन सकती है, ठीक है, इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयाज से नॉर्थ में और इंडियन ओशन से साउथ में, तो इससे अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस मेल्ट होगी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि लिमिटेड सब सीमा होती है, तो इसे थोड़ा छोटे लाइन में मुझे लगता है कर सकते थे। दी स्टडीज एंड रिसर्चेस इंक्लूडिंग इन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मस्ट बी प्रोमोटेड एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस मस्ट बी गिवन, ठीक है। तो अच्छा एक सजेशन दिया इन्होंने कि जो रिसर्च की जा रही है, स्टडीज की जा रही है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, उन्हें प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए और इफेक्टिव सॉल्यूशंस देने चाहिए उसके लिए। दिस इन्वायरमेंट बिलोंग्स टू all of us equally, hence environment safety should not be a collective but individual responsibility as well. These studies can be motivated to study the environment and its impact. Our government has also taken several steps in this direction, but a lot is required to be done. Only by working for environment we can truly become Atmanirbhar and Vishwaguru, ठीक है। द करेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन बी जज्ड ऑन हाउ ही ट्रीट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये पढ़ा हुआ था मैंने। द करेक्टर्स ऑफ अ पर्सन कैन बी जज्ड बाय ऑन हाउ ही ट्रीट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट यस ये थोड़ा सा मतलब ये इन्होंने चेंज करके अपने हिसाब से बना दिया, आप लोग भी ऐसे चेंज करके बना सकते हो, ये एक्चुअली कोड कुछ और ही था, राइट। तो इन्होंने लास्ट में लिखा कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, ठीक है, तभी हम आत्मनिर्भर या फिर विश्व गुरु बन सकते हैं। और ये लास्ट की लाइन बहुत ज़्यादा, द करेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन बी जज, एक पर्सन का कैरेक्टर जज किया जा सकता है कि वो किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इन्होंने की भी राइटिंग स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन्होंने नहीं करी, बिल्कुल कंसिस्टेंटली पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा। ऑल्दो हमने 3 पढ़े, देखो तीनों में अगर मैं देखता हूँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की सबसे ज़्यादा जो बात करी है वो पहले एस्से में की गई है, दूसरे और तीसरे एस्से मोर और लेस कंसर्न था पोल्यूशन को लेके, ठीक है, इट वॉज मोर अबाउट पोल्यूशन, बट यस राइटिंग स्किल्स अगर हम देखें दूसरे और तीसरे में अच्छी थी हमारी। और अब तीनों का आपको आइडिया लग गया है तीनों ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, अब आप मेरे ख्याल से जज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है तो आप दोबारा रीड कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ डाल दी जाएंगी। आपको तीनों को असेस करके ये बताना है कि कितने कितने मार्क्स इन्हें मिलने चाहिए, ठीक है। अब फाइनली बारी आती है कि इन्हें मिले कितने कितने मार्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पहले वाले पर्सन के सीट पे लेके जाता हूँ। अगर इन्हें हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा था, क्विक रिविजन, ठीक है, इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बताया था कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास का स्पेस। उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि इंसान ने अपनी ग्रीडनेस के लिए नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट करा।
उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसमें फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को कंपलसरी कर दिया गया जो भी प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं प्रोजेक्ट को लेके। बाकी फिर इन्होंने कहा कि ये सारा वही है कि स्टेक होल्डर से रिलेटेड है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखता है। एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ये बनाया गया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और फिर इन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ओवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, किस तरह से जो आसपास के लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, उन्हें कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलता। तो फिर इन्होंने यही बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही मेजर पर्सन है। कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनता है तो स्ट्रेंथ उनका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा उन पर, और ये लॉज को स्ट्रेंथन करना चाहिए जिससे कि इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो अगर रेलिवेंसी के तौर पे देखो तो मुझे तीनों में से ये वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट लगा ओवरऑल। बट यस, ये आपके सजेशंस के ऊपर है, आपको कैसा लगा ये। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इन्हें जो मार्क्स मिले, देखो जो मैंने बताया था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लोगों ने किसी ने नहीं बताया कुछ ज़्यादा। ठीक है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, इन्होंने कम से कम रिपोर्ट के बारे में बताया कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस की रिपोर्ट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इनके में थी। अगर मैं इनके ओवरऑल मार्क्स देखता हूँ तो इन्हें मिले कितने नंबर, इन्हें मिले आउट ऑफ 50 16 मार्क्स, जो कि मेरे हिसाब से कम है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ठीक है, ओवरऑल इन तीनों में मुझे अच्छे लगे था इनका, इससे इन्हें 16 से ज़्यादा मिलने चाहिए, मिनिमम 25-30 तो मिलने चाहिए। 25-30 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। मे बी अगर इसी कॉपी के अंदर अगर 35 नंबर मिल रहे होते या 30 नंबर मिल रहे होते तो आई वॉन्ट बी शॉक्ड। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ, अब सेकेंड कॉपी पे आते हैं। अब इन्होंने पूरा का पूरा अपना लिखा, इन्होंने लिखा कि हमने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया तो हमें इसे बचाना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो भी इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो देखना चाहिए। तो इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिकली करा है कि ह्यूमन एक्टिविटी, जब ये इन्होंने प्रोजेक्ट्स पे नहीं गए, ये पर्सनल लेवल पे भी लिख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए, हमें समझ मिलजुल के इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है क्योंकि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पोल्यूशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। और तो उन्होंने कंट्री के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करा, जबकि हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। इंडिया के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र मुझे ज़्यादा दिखा नहीं, इंडिया के कंटेक्स्ट में इन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। ठीक है, और फिर बहुत ही जनरिक इन्होंने लिखा है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, उसकी वजह से। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि हमें एयर पोल्यूशन को एक्सेस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका पोल्यूशन हवा में जाता है, तो वो उन इंडस्ट्रीज़ को कम करना चाहिए। हमने वाटर पोल्यूशन को एक्सेस करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर जो इफ्लुएंट्स हैं वो पानी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स बताई जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जल शक्ति अभियान। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने अपने ऐसे को ख़त्म कर दिया कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए और बाकी सब। ठीक है, तो इनका ऐसे सबसे ज़्यादा मुझे जनरिक लगा, इन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा, वैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिखी। अगर मैं इसके ओवरऑल देखता हूँ इनके मार्क्स कितने मिले, इन्हें 35 नंबर मिले। ठीक है, राइटिंग स्किल्स ऑल दो इनकी अच्छी थी, इन्होंने एक कंसिस्टेंट वे में पूरा का पूरा लिखा, बट ओवरऑल इन्हें 50 में से 35 नंबर मिले। ठीक है, टॉपिक अगर मैं बात करूँ जो उन्होंने लिखा है बहुत जनरिक लिखा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही रेयर जगह यूज किया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को। और इसके बाद थर्ड कॉपी थी। ठीक है, इनका मुझे ओवरऑल फर्स्ट पैराग्राफ काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना स्टार्ट करा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं तो डेवलपमेंट तो होनी ही है, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट के एंटोगनिस्ट ना हो, इन्वायरमेंट के अपोजिट ना हो। ठीक है, जब बल्कि इन्वायरमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चले। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि डिफिकल्ट टेरेंस के अंदर भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं जिसका इन्वायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है। फिर उन्होंने रेफरेंस लिया क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज बनी क्योंकि इंडस्ट्रीज मास लेवल पे बनाई गई, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन हुआ। और इंडिया भी अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए लिखा कि ग्लोबल वार्मिंग हुई इंडिया के लिए इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा
कि यहाँ पे नॉर्थ में हिमालयाज हैं, साउथ में इंडियन ओशियन है, आइस मेल्ट होगी तो फ्लड्स वाली कंडीशंस बनेंगी। और इन्होंने कहा फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्टमेंट और रिसर्च जो है उसे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, दिस इन्वायरमेंट ये सभी के लिए इक्वली बिलोंग करता है, तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी और कहते हैं कि इन्वायरमेंट को अगर हम बचाए रखेंगे तभी हम आत्मनिर्भर या फिर विश्व गुरु बन सकते हैं। और करेक्टर ऑफ अ पर्सन, एक लास्ट में कोट डालने की कोशिश करी, करेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन बी जज्ड ऑन हाउ ही ट्रीट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये सभी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो उन्होंने ऐसे खत्म करा। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ सेकंड और थर्ड एस्से ये दोनों मुझे लगभग सेम से लगे, बल्कि थर्ड एस्से में मुझे एक दो चीज़ें थोड़ी बेटर लगी कि इनकी स्टार्टिंग थोड़ी प्रॉपर थी। ठीक है, इन्होंने इंडिया की सिग्निफिकेंस में चीज़ें लिखी और उन कंट्रीज का भी इन्होंने जिक्र किया जहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ किस तरह से इन्वायरमेंट और वहाँ पे क्या कहते हैं डिप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनके मार्क्स देखता हूँ तो जो इन्हें मार्क्स मिले हैं, आई होप आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे, जो इन्हें टोटल मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 16 नंबर। और एक खास चीज़ तीनों कॉपीज में आपको और दिखाता हूँ मैं, यू विल बी शॉक्ड। देखो इन्हें 16 नंबर मिले, राइटिंग स्किल्स इनकी भी अच्छी थी नो डाउट। अगर मैं बात करता हूँ 16 नंबर इन्हें 50 में से यहाँ पे मिले, और इसके साथ साथ प्रेसी में भी इन्हें 16 नंबर मिले। सेकंड कॉपी मेरे पास थी, इन्हें 35 नंबर किस में मिले, एसए के अंदर मिले, प्रेसी में भी इन्हें 35 नंबर मिले। अगर मैं फर्स्ट कॉपी पे आता हूँ इन्हें टोटल नंबर 31 मिले, मतलब मिनिमम नंबर मिले जो फर्स्ट कॉपी मैंने दिखाए थे ओवरऑल एसएससी में, मतलब इनके, और ठीक था, इन्होंने रेलिवेंट भी लिखा था। अब आप देखोगे इन्हें 50 में से सिर्फ 16 नंबर मिले। ठीक है, और प्रेसी में इन्हें 15 नंबर मिले। ठीक है, तो एसए और प्रेसी लगभग सिंक्रोनाइज जा रहे हैं, मतलब जितने नंबर एसए में उतने ही प्रेसी में। और ये बहुत होता है कि एसए के जितने नंबर मिल जाएं, इवेल्युएटर दिमाग में बिठा देता है भैया इसकी राइटिंग स्किल ऐसी है, इसे इतने ही नंबर देने हैं, तो प्रेसी में भी लगभग उतने ही मिलेंगे। तो एसए का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये पहले भी हम देखते हुए हैं। अगर मैं आपको पिछली कॉपी दिखाता हूँ, ऑल दो जो 80 नंबर वाली मैंने दो कॉपीज आपको दिखाई थी, एक पर्सन था जिन्हें एसए में 45 मिले थे और प्रेसी में इन्हें मिले थे 35 नंबर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस फिर भी था, लेकिन दूसरे पर्सन की कॉपी दिखाऊंगा, इन्हें एसए में भी 40 और प्रेसी में भी 40। और मैक्सिमम लोग